हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। सो बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसी सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ग्लाइकोलेट इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन। ग्लाइकोलेट यानी ग्लाइकोलिक एसिड जो बनता है लीव्स में, वो स्टोमेटा की ओपनिंग को इंड्यूस करता है किस कंडीशन में। तो ऑप्शंस है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो ऐसी कंडीशन में जो आरयूबीपी है वो कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आरयूबीपी का ऑक्सीडेशन, जो रुबिस्को एंजाइम है आप उसके बारे में जानते हो, रुबिस्को जो है वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, कार्बोक्सिलेज भी और ऑक्सीजनेज भी। कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। मीन्स रुबिस्को जो है वो आरयूबीपी की रिएक्शन किसके साथ करा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है, और ऑक्सीजन के साथ कराएगा तो ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है तो फिर ये ऑक्सीजनेशन करा देता है उसका, और बनता क्या है प्रोडक्ट, ग्लाइकोलिक एसिड। और ग्लाइकोलिक एसिड इंड्यूस करता है स्टोमेटा की ओपनिंग को, सो दैट वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है उसको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, उस कमी को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेने के लिए, सो दैट फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एंजाइम फर्स्ट यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा पहला एंजाइम यूज होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज और ट्रांस एमिनेज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करवाता है, नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। सो ये अमोनिफिकेशन कराता है। उसके बाद अमोनिया कन्वर्ट होती है नाइट्राइट में और नाइट्रेट में, बट फर्स्ट स्टेप ये क्या है, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करवाता है कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, पेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स ऑन। मिनरल्स का पेसिव एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस है हमारे पास क्या क्या, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर और मेटाबॉलिक इनहिबिटर पर, मेटाबॉलिक इनहिबिटर पर, या फिर ह्यूमिडिटी पर। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा क्या, टेम्परेचर। बिकॉज टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो जो मिनरल्स हैं या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके एब्जॉर्प्शन की रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिस इन प्लाज्मिड्स डिस्कवर्ड सो फार इज। मीन्स जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड के बारे में हम जानते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के पास एक मेन क्रोमोसोम है उसका, उसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए होता है बैक्टीरिया में, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। सो ये जो प्लाज्मिड है इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसेस कितने पाए गए हैं, मतलब जो प्लाज्मिड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कितने बेस पेयर पाए गए हैं। तो आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा, 500 किलो बेस। कितने, 500 किलो बेस मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस किस में पाए गए हैं, प्लाज्मिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14 इज। जो कार्बन 14 है इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है। ऑप्शंस हैं 500 ईयर्स, 5000 ईयर्स, 50 ईयर्स, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 ईयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5000 ईयर्स। हाफ लाइफ पीरियड आप जानते हो, कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका, कार्बन का। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक तरह का रेडिएशन या एक तरह का क्या करते रहते हैं, डिके होते रहते हैं टाइम के साथ। तो हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जितने टाइम में इसकी अमाउंट हाफ रह जाए डिके होकर, डिके होने के बाद जितने टाइम में इसकी अमाउंट हाफ रह जाती है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। और वो कितना होता है कार्बन 14 का, 5000 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन इज करेक्टली मैच्ड। ये कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं कि कौन सा करेक्टली मैच है वो बताना है। फर्स्ट है हमारा विटामिन ई जिसका लिखा हुआ है टोकोफेरोल। नेक्स्ट है विटामिन डी, राइबोफ्लेविन। तो फर्स्ट ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा बच्चों, विटामिन ई को टोकोफेरोल भी बोलते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारा विटामिन डी है, जिसका कैल्सीफेरोल होता है दूसरा नाम, और राइबोफ्लेविन किसका होता है, विटामिन बी का। एंड विटामिन बी का यहाँ पर कैल्सीफेरोल दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में विटामिन ए का थायमीन दिया हुआ है, ये भी थायमीन जो है विटामिन बी1 का होता है, और विटामिन ए का जो है वो रेटिनोल होता है। सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ई, जो क्या है, टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स इज, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का क्या रेशियो है। सो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो ये आपको याद ही रखना है, 9:7 होता है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स एक्सप्रेस टुगेदर इट इज कॉल्ड, जब डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स साथ में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, को डोमिनेंस, डोमिनेंस, एम्फी डोमिनेंस और शूडो डोमिनेंस। को डोमिनेंस इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। को डोमिनेंस क्या होता है, जब एक ही जीन के दो एलील यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ऑफस्प्रिंग में, तो उसको को डोमिनेंस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों ही जो एलील हैं ब्लड ग्रुप की, ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, इसलिए जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो उसमें दोनों एंटीजन होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए एंड बी जीन्स आर लिंक्ड, व्हाट शेल बी द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इन अ क्रॉस बिटवीन ए बी, एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है, स्मॉल ए बी। तो इनका आपको क्रॉस कराना है और ये बताना है कि क्या क्या जीनोटाइप होंगे प्रोजेनी के। तो क्रॉस कैसे होगा, ये ए और बी जीन इन्होंने लिंक्ड बताए हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। जब ये लिंक है तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस 0 हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो जो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट में कैपिटल ए जिसमें जाएगा उसी में कैपिटल बी जाएगी, और जब स्मॉल ए जिसमें जाएगा उसी में स्मॉल बी जाएगा इस पेरेंट का, और कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए नहीं आ सकता। तो क्या होगा, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी रहेगा तो स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी रहेगा, तो यहाँ पर 2 तरह के गैमेट होंगे। और जो ये वाला पेरेंट है इसके गैमेट्स कैसे होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये तो सेम ही है, तो एक ए और एक बी जाएगा, तो इसके पास है ही स्मॉल, और दोनों की दोनों स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों रिसेसिव हैं, तो यही गैमेट फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इन दोनों का कराओगे तो स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पर कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, और यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों। तो किस तरह के ऑफ स्प्रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ ये दोनों कैसे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये दोनों स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। इस तरह के ऑफस्प्रिंग बनना पॉसिबल है। नेक्स्ट है बच्चों, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स किसको बोलते हैं बच्चों, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर कोई प्लांट पहली बार अपीयर हुआ, यानी उसका इवोल्यूशन या उसके जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ हुआ, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, और उस एरिया को बोलेंगे उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। तो उसमें से फिर ऑप्शन दिए कि उसके बारे में क्या बात करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोर डाइवर्सिटी इन वेराइटीज, यानी वैरायटी में ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी वहाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन वहाँ ज़्यादा होगा, या क्लाइमेटिक कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल होंगी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर डाइवर्सिटी इन वेराइटीज़। क्यों, बिकॉज जहाँ पर कोई प्लांट अपीयर हुआ है, मीन्स सबसे पहले आया है, तो वहाँ उसकी वैरायटी भी ज़्यादा ही देखने को मिलती है, वैरायटी में भी उसकी वहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, बिकॉज वो वहाँ पहली बार आया, तो वहाँ इवोल्यूशन का टाइम, इवोल्यूशन एक टाइम की प्रोसेस है, तो टाइम वहाँ ज़्यादा मिला है, तो वहाँ ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ, तो ज़्यादा स्पीसीज वहीं पर बनी, ज़्यादा डाइवर्सिटी भी उसकी वहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन्स टू अ कपल इज, एक कपल को 4 सन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब सीधा सा आंसर ये है बच्चों, भाई एक सन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2, बिकॉज एक्स और वाई मेल के पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से अगर वो एक्स देता है तो फीमेल चाइल्ड होता है, और वाई देता है तो मेल चाइल्ड होता है, सन होता है, और अदरवाइज डॉटर। तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ होती है, 50% चांस होते हैं एक्स जाने के, 50% होते हैं वाई जाने के, और फीमेल के पास ऑलवेज एक्स होता है, तो वो एक्स ही देगी हमेशा। तो यहाँ पर 50-50% का मतलब है हाफ,
प्रोबेबिलिटी है सन की, एक सन होने की हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो 4 सन होने की कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा भाई एक सन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, तो 4 सन की कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 बार, 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितनी बार कर देंगे 4 बार, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, 1/16 इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बिफोर द यूरोपियन इन्वेडर्स विच वेजिटेबल वर एब्सेंट इन इंडिया। इंडिया में यूरोपियन के इन्वेडर्स के आने से पहले कौन सी वेजिटेबल नहीं थी। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, पोटैटो एंड टोमेटो, शिमला मिर्च एंड ब्रिंजल, मेज एंड चिचिंडा और बिटर गोर्ड। तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों पोटैटो एंड टोमेटो। पोटैटो और टोमेटो जो है वो मेनली कहाँ की, यूरोप की वेजिटेबल्स थी या प्लांट्स थे जो केवल पहले यूरोप में पाए जाते थे और यूरोपियन इन्वेडर्स के बाद हमारे यहाँ ग्रो करने स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब। तो अगर वो किसी हमें केमिकल की फॉर्म में न डालें हम सॉइल में, और वो किसी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो या कोई छोटा ऑर्गेनिज्म हो, बड़ा कुछ भी, उसके थ्रू अगर जा रहे हैं सॉइल में, तो उसको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर इनमें से क्या हो जाएंगे, फर्स्ट है एजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक एंड लेग्यूम, राइजोबियम और ग्रासेस, और साल्मोनेला एंड ई कोलाई। तो फर्स्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। एजोला क्या है बच्चों, एक फर्न है, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं जिनको, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती हैं। और जो एजोला फर्न है और ये ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं, और इनकी लीव्स में ये ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं, और ये वहाँ क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, और ये इनको क्या प्रोवाइड करती हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं। तो दोनों का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, फिर दोनों ही किस, अगर किसी जनरली क्या किया जाता है, राइस फील्ड में इनको डाला जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, बिकॉज ये नाइट्रोजन फिक्स करके देंगी, तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोवाइड करेंगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट, जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज होगी सॉइल की। नेक्स्ट है बच्चों, 2 नॉन एलेलिक जीन्स प्रोड्यूस द न्यू फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर बट फेल टू डू सो इंडिपेंडेंटली, इट इज कॉल्ड। 2 नॉन एलिलिक जीन्स जब कोई नया फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, अगर साथ में प्रेजेंट हो, बट अगर अलग अलग हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाते, कोई फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस है हमारे पास एपिस्टेसिस, पॉलीजीन, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री जीन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री जीन उन्हीं को बोलते हैं जब 2 नॉन एलिलिक जीन्स साथ में आ जाए तो एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए एट स्पेसिफिक प्लेसेस। इनमें से कौन से एंजाइम डीएनए को कट करने का काम करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जैसे कि इको आर फर्स्ट, लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियेज और एल्केलाइन फॉस्फेटेज। डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस पर कट करने वाले एंजाइम होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं ये डीएनए को बीच में से कट करते हैं और इनको मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर। और ये डीएनए को बीच से कट करते हैं। और एक्सोन्यूक्लियस भी होते हैं बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, वो डीएनए को सिरे से यानी एंड से कट करते हैं। तो वो स्पेसिफिक साइट नहीं हुई, यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेसेस पे पूछा है। अपना एक सीक्वेंस होता है इनका जिसको पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं सबका। जैसे इको-आर फर्स्ट है तो वो स्पेसिफिक साइट पर स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, जो आपने पढ़ा होगा 6 बेस को मिला के एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बनता है, उस पर ही कट लगाते हैं। पैलेंड्रोम आप लोग जानते होंगे, जैसे जो अगर हम रीड करने का ओरिएंटेशन सेम रखें, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़े दोनों ही न्यूक्लियोटाइड चेन पर, तो सेम रीड हो, अगर वो सेम पढ़ा जाए दोनों पर 5 to 3, इसको हम ऐसे पढ़े 5 to 3 और इसको भी इधर से 5 to 3 ही पढ़े, तो दोनों स्ट्रैंड पर डीएनए के सेम पढ़ा जाए, उसको पैलेंड्रोम बोलते हैं। तो वो स्पेसिफिक होता है हर एंजाइम का और पैलेंड्रोम पर ही कट लगाते हैं, उनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टेट्राडाइनेमस कंडीशन अकर्स इन। टेट्राडाइनेमस कंडीशन किस में होती है। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी।
तो आंसर हो जाएगा इसमें से क्या, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी जिसको ब्रेसिकेसी फैमिली भी बोलते हैं या मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं, इसके अंदर मस्टर्ड आती है। यहाँ पर स्पेशल कंडीशन होती है, ये टेट्राडाइनेमस। क्या होता है ये बच्चों, इनके पास 6 स्टेमन होते हैं और उन 6 स्टेमन में से 4 लॉन्ग स्टेमन होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं। और ये देखा गया है कि जो 2 शॉर्ट स्टेमन है वो कहाँ होते हैं, बाहर के वर्ल्ड में होते हैं, और जो लॉन्ग स्टेमन है वो कहाँ होते हैं, अंदर के वर्ल्ड में, इनर वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, विच इज करेक्ट पेयर फॉर एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट हर प्लांट का, फ्रूट का अलग अलग होता है। तो ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, टोमेटो का थैलेमस, मेज का कोटिलिडन्स, गवावा का मीजोकार्प और डेट पाम का पेरिकार्प। आंसर यहाँ हो जाएगा डेट पाम का क्या खाया जाता है, पेरिकार्प खाया जाता है। गवावा का पूरा पार्ट, पूरा फ्रूट ही खाया जाता है, उसमें पेरिकार्प, मीजोकार्प और सीड्स वगैरह सब कुछ खाए जाते हैं। टोमेटो के पेरिकार्प, मीजोकार्प और प्लेसेंटा खाया जाता है। एंड मेज का सीड खाया जाता है, जिसको कर्नल वाला पार्ट भी बोलते हैं, केवल कोटिलिडन नहीं बोलेंगे उसको। सो आंसर हो जाएगा डेट पाम का पेरिकार्प। नेक्स्ट है बच्चों, एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज। बनाना का एडिबल पार्ट क्या है, एपिकार्प, मीजोकार्प और लेस डेवलप्ड एंडोकार्प, और एंडोकार्प एंड लेस डेवलप्ड मीजोकार्प, या फिर एपिकार्प और मीजोकार्प। तो आंसर हो जाएगा मीजोकार्प खाते हैं हम उसका, और लेस डेवलप्ड एंडोकार्प खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाई कार्पेलरी गाइनोशियम और ओब्लिक ओवरी किस में मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्स में। मुझे लगता है कि ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है फैमिली में से। बाई कार्पेलरी गाइनोशियम मीन्स 2 कार्पल होते हैं इसकी गाइनोशियम में, 2 कार्पल या 2 ओवरी, और ओब्लिक ओवरी किसका फीचर है, तो ये सोलेनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों। सोलेनेसी में इनमें से आप देख लीजिए कौन आता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, ये सब सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। और अगर यहाँ उनमें से कुछ होता तो वो भी हम करेक्ट करते हैं। सोलेनेसी फैमिली का हमें फीचर याद रखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओब्लिक ओवरी और बाई कार्पेलरी गाइनोशियम। नेक्स्ट है बच्चों, इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम। हाइड्रा में जो फूड डाइजेशन है उसका वेस्ट मटेरियल और नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल किससे रिमूव होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है माउथ से दोनों चीज, दूसरा बॉडी वॉल और बॉडी वॉल से दोनों चीज, या फिर माउथ से और बॉडी वॉल से, या फिर माउथ से और टेंटिकल्स से। तो आंसर हो जाएगा माउथ से और बॉडी वॉल से। जो फूड डाइजेशन का वेस्ट है वो माउथ से निकलता है, और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी वॉल से निकलता है, एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द बेस्ट पीएच ऑफ द सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट पीएच क्या है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, 3.4 से 5.4, या 6.5 to 7.5, या 4.5 to 8.5, और 5.5 से 6.5। तो आंसर हो जाएगा 4.5 to 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच फिश सिलेक्टिवली फीड्स ऑन द लार्वा ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के लार्वा पर इनमें से कौन सी फिश फीड करती है। तो ऑप्शंस है हमारे पास क्या क्या, गंबूसिया, रोहू, क्लेरियाज और एक्जोसीटस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गंबूसिया फिश। ये बहुत बार बहुत कॉमन पूछे जाने वाला है और बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये फिश जो होती है वो लार्वा खाती है किसके, मॉस्किटो के। इसलिए इसको मलेरिया के कंट्रोल के लिए भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज ये लार्वा को खा जाएगी तो जो मॉस्किटो है उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, घटेगी। नेक्स्ट है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। तो ए हमारे पास है रेसरपाइन, ट्रैंक्युलाइजर का काम करता है, कोकेन ओपिएटिक नार्कोटिक का, मोर्फिन हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट रखता है, और भांग एनाल्जेसिक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेसरपाइन, जो कि एक बच्चों क्या है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है, उससे मिलने वाला एक एल्केलॉइड है, और ये ट्रैंक्युलाइजर का काम करता है। ट्रैंक्युलाइजर किसको बोलते हैं बच्चों, जो हॉर्सेस वगैरह को सीडेट करने के लिए, मीन्स उनको काम करने के लिए और स्लीपिंग के लिए दी जाने वाली एक ड्रग है रेसरपाइन। और ये मेंटल डिसऑर्डर में भी यूज होती है, जो पेशेंट्स है मेंटल डिसऑर्डर के उनको भी दी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज बीओडी। बीओडी क्या है, तो बीओडी क्या होती है, फुल फॉर्म अगर हम देखें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको बोलते हैं बच्चों, ये किसी वाटर की वो कितना पोल्यूटेड है इस बात का इंडिकेशन होता है। जो पानी जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा उसका बीओडी वैल्यू उतनी ही हाई होगी। क्या होता है ये, ऑप्शंस है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन, द टोटल अमाउंट ऑफ O2 प्रेजेंट इन वाटर, और ऑल ऑफ द अबव।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन। देखिए जो पानी में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, उसको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट उन्हें ऑक्सीजन की वो यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन के लिए, वो उसकी बीओडी होती है, और जितनी बीओडी हाई होगी वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होगा माना जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, ग्रासिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर पोलन ग्रेन। मेच्योर कहा है, पोलन ग्रेन जो मेच्योर पोलन ग्रेन है उसको बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होता है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, 1 मियोटिक और 2 माइटोटिक, 1 मियोटिक और 1 माइटोटिक, या फिर 1 मियोटिक या फिर 1 माइटोटिक। बच्चों क्या है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो पहले करती है मियोटिक डिवीजन, यानी मियोसिस करती है, और मियोसिस करके वो क्या बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन बनाती है। तो एक तो मियोटिक डिवीजन हो गया जिससे 4 पोलन ग्रेन बन गए। अब पोलन ग्रेन जो ये इस कंडीशन में बनते हैं, इनके पास 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, और फिर बाद में एक माइटोटिक डिवीजन होके ये 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, किससे, जनरेटिव सेल से। तो एक माइटोटिक डिवीजन होता है और एक मियोटिक डिवीजन होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। जो मेच्योर पोलन ग्रेन है उसके पास एक वेजिटेटिव सेल होती है, बड़ी सेल, और दूसरी जनरेटिव सेल, वो जनरेटिव सेल बाद में 2 मेल गैमेट बना लेती है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन में साउंड की क्या इंटेंसिटी होती है। तो ऑप्शंस हमारे पास 10 to 20 डेसिबल, साउंड की जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, 30 to 60, 70 to 90, 120 to 150। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 30 to 60 डेसिबल नॉर्मल कन्वर्सेशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू। सिट्रस में यानी ऑरेंज वगैरह में क्या देखा जाता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी देखी जाती है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी किसको बोलते हैं बच्चों, पोली एम्ब्रियोनी आपने पढ़ी होगी, मीन्स एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होना किसी सीड के अंदर। तो एक एम्ब्रियो तो किससे बनता है, फर्टिलाइजेशन से बनता है, मेल फीमेल के गैमेट से। जो अदर एम्ब्रियो एक से ज़्यादा हम कह रहे हैं वो किसी ना किसी और पार्ट से बनते हैं, प्लांट के या सीड के। तो वो पार्ट सिट्रस में पूछा गया है कि क्या होगा, तो आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा, न्यूसेलस। न्यूसेलस में क्या होता है, न्यूसेलस पार्ट होता है एम्ब्रियो सैक के बाहर, उसी से जब एम्ब्रियो बन जाते हैं, उसी के किसी सेल से एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं, और किस में देखी जाती है, सिट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज एलएसडी। एलएसडी क्या है, एलएसडी क्या होता है बच्चों, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। इसका कैसा इफेक्ट होता है, ऑप्शन है हमारे पास हेलुसिनोजेनिक, सिडेटिव, स्टिमुलेंट या फिर ट्रैंक्विलाइजर। तो आंसर हमारा हो जाएगा हेलुसिनोजेनिक। हेलुसिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, विभ्रमात्मक स्थिति, मतलब इंसान जो ले लेता है इस ड्रग को वो भ्रम की स्थिति में होता है। मींस हेलुसिनोजन इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर कुछ अच्छा भी नहीं है तो उसको क्या फील होता है, उसको जब तक ड्रग लिया है तब तक ये लगता है सब कुछ बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशिएशन। स्पेशिएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सीजनल आइसोलेशन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या बिहेवियरल या फिर टेम्पोरल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। स्पेशिएशन मीन्स किसी एक स्पीसीज से कोई अलग एरिया में जाने पर, अलग हैबिटेट में जाने पर, जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग स्पीसीज का बन जाना, नई स्पीसीज का बन जाना स्पेशिएशन होता है। और उसके लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मीन्स इस यहाँ से जो इस एरिया में मेंबर गए हैं इस स्पीसीज के, उनका इनके साथ बहुत लंबे समय तक अगर क्या नहीं होगा, रिप्रोडक्शन या मेटिंग नहीं होगी, तो क्रॉस नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, माना जाएगा उसको, और नई स्पीसीज बन जाएगी ये। फिर कुछ टाइम के बाद अगर ये नई स्पीसीज बन जाती है तो इसको यहाँ दोबारा लाया भी जाए तो इनमें आपस में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों, इन अ पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। किसी पॉपुलेशन में अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो, ऐसी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी किसी की भी पॉपुलेशन की क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बायोटिक पोटेंशियल, सेकंड फर्टिलिटी, थर्ड कैरिंग कैपेसिटी और फोर्थ बर्थ रेट। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा बायोटिक पोटेंशियल। किसी पॉपुलेशन की अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या कहलाती है, बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन या इंड्यूस्ड म्यूटेशन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। कुछ बैक्टीरिया जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ऐसे मीडियम में ग्रो कर पाते हैं, किसकी वजह से, तो आंसर इसका क्या है, नेचुरल सिलेक्शन।
नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है बच्चों, डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं किसी भी स्पीसीज में, और उन वेरिएशंस में से जो वेरिएशन बेटर होते हैं, बेटर बनाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, उनको सिलेक्ट करती है नेचर। मीन्स वही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, बिकॉज एग्जिस्टेंस के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, और एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होती है ऑर्गेनिज्म के बीच में, और जो फिट होता है वही सर्वाइव करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है इस थ्योरी का एक पॉइंट, वो सर्वाइव करता है जो ऑर्गेनिज्म फिट होता है, मीन्स जिसमें ऐसा वेरिएशन होता है जो उसको ज़्यादा सुटेबल बनाता है उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। नेचर ने उस वैरायटी को, उस ऑफ स्प्रिंग के उस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया और वही ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और वही अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन्स, इनमें से कौन से होमोलोगस ऑर्गन है? तो विंग्स ऑफ बर्ड एंड लोकस्ट, विंग्स ऑफ बर्ड एंड पेक्टोरल फिन ऑफ फिश, विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, लेग्स ऑफ फ्रॉग एंड कॉकरोच। तो आंसर हमारा हो जाएगा विंग्स ऑफ बर्ड एंड पेक्टोरल फिन ऑफ फिश। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों, हमने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो। तो और दूसरे होते हैं एनालोगस, एनालोगस में उल्टा हो जाता है, इसका अपोजिट होता है कि वहाँ पर फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो बर्ड्स के विंग और पेक्टोरल फिन किसके, फिश के, इनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है बट फंक्शन यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लाई करने का, और ये क्या करवा रहे हैं, स्विमिंग करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है? तो गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड, बीटा मिथाइल गैलेक्टोसाइड या फिर सुक्रोज। तो आंसर हमारा हो जाएगा गैलेक्टोज। जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, और रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, जो किसी एल्केलाइन सॉल्यूशन में क्या करती है, जिसके पास कीटोन ग्रुप होता है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप होता है फ्री, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती हैं। तो इनके पास गैलेक्टोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, और इसके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होता है इनके पास, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रीजन ऑफ फास्ट स्पेसिएशन इन प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट्स इज, जो आजकल की क्रॉप प्लांट्स हैं उनमें फास्ट स्पेशिएशन का क्या रीज़न है? स्पेशिएशन का मतलब वही है एक स्पीसीज से कोई नई स्पीसीज बनना, और फास्ट कैसे हो रहा है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है म्यूटेशन, आइसोलेशन, पोलीप्लॉइडी या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर हो जाएगा पोलीप्लॉइडी बच्चों। पोलीप्लॉइडी में क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं सबके पास, तो जो पेयर है वो अगर पूरा का पूरा पेयर, सपोज हमारे पास 23 पेयर है जैसे ह्यूमन बीइंग के पास, तो वो पूरा ही डबल हो जाए, 23 पेयर की जगह 46 पेयर हो जाए या ट्रिपल हो जाए, एक या दो क्रोमोसोम नहीं घटना बढ़ना है, पूरा का पूरा सेट ही डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या 4 गुना 5 गुना 6 गुना हो जाए, उसको पोलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो प्लांट्स में ये देखने को मिलती है पोलीप्लॉइडी, और हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा किया जा सकता है कि दो स्पीसीज के बीच कराया या दो वैरायटी के बीच कराया हमने हाइब्रिडाइजेशन, तो दोनों के क्रोमोसोम्स आ गए, डबल हो गए, तो उससे क्या होगा, वो जो स्पीसीज बनेगी नहीं वो पुरानी से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और उसके साथ क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो वो स्पेशिएशन हो गया, नई स्पीसीज बन गई। नेक्स्ट है बच्चों, कॉज ऑफ मिमिक्रीज, मिमिक्री का क्या कॉज है, क्यों होती है मिमिक्री? क्या होता है, जैसे एक कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे के जैसा दिखे या फिर अपने बैकग्राउंड के जैसा अपना कलर कर ले, जैसे फ्रॉग वगैरह में देखने को मिलता है, तो वो क्यों की जाती है? या तो अटैक करने के लिए, ऑफेंस के लिए अपने, या फिर प्रोटेक्शन के लिए, मीन्स अपने किसी प्रेडेटर से अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपने किसी प्रे के ऊपर अटैक करने के लिए, अपना बॉडी का कलर वलर कुछ इस तरह से चेंज कर लेना कि उसको आसानी से पहचाना ना जा सके। नेक्स्ट है बच्चों, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कॉल्ड एज, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में, डीएनए हमें पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, और वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उनमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, उनके सीक्वेंस में अगर कुछ चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटाजन या म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन या फिर ट्रांसलेशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा म्यूटेशन, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज जो आता है उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम, सेकंड है सिकल सेल एनीमिया X क्रोमोसोम पर, हीमोफीलिया Y पर, पार्किंसन डिसीज X एंड Y क्रोमोसोम। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डाउन सिंड्रोम, बड़ा कॉमन सा है। डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी होने से होता है, 21st क्रोमोसोम पर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, मीन्स 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और पार्किंसन ये ऑटोसोमल डिसीज है, इनका X और Y से कोई कनेक्शन होता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे।
नेक्स्ट है बच्चों, द सेमी लॉग ऑफ पर मिनट ग्रोइंग बैक्टीरिया इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ। मीन्स अगर हम ग्रोइंग बैक्टीरिया पर मिनट कितना ग्रो कर रहे हैं उनको टाइम के साथ प्लॉट करें तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। ऑप्शंस है हमारे पास सिग्मोइड, हाइपरबोल, असेंडिंग स्ट्रेट लाइन या डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असेंडिंग स्ट्रेट लाइन। असेंडिंग स्ट्रेट लाइन मीन्स टाइम के साथ क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, किसकी, बैक्टीरिया की। नेक्स्ट है बच्चों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच एक्ट एट लो पीएच आर कॉल्ड एज। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो लो पीएच पर जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं। हाइड्रोलिटिक मीन्स ब्रेक डाउन करने वाले। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, हाइड्रोलेज। ऑप्शन थे प्रोटीएज, अल्फा एमाइलेज, हाइड्रोलेज और पेरोक्सिडेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलेज एंजाइम बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्रोमीगेली इज कोज्ड बाई। एक्रोमीगेली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। मींस हार्मोन्स के एक्सेस होने से होता है। कौन से हार्मोन्स के एक्सेस से होता है। ऑप्शंस है हमारे पास एक्सेस ऑफ एसटीएच या एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन या डेफिशिएंसी से या फिर थायरोक्सिन के या फिर एक्सेस ऑफ एड्रेनालिन। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है एक्रोमेगेली और ये किससे होता है, एसटीएच यानी सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं उसके एक्सेस से होता है और ये अडल्ट में होता है। अगर अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन ज़्यादा बनता है तो उससे एक्रोमेगेली होती है जिसकी वजह से फेस, हैंड और फीट इनकी जो बोन्स है वो उनमें एक्सेस ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। आदमी बहुत लंबा चौड़ा भारी भरकम सा होता है। नेक्स्ट है बच्चों, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में ऑपरेट करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है सडन चेंज आ जाना जीन फ्रीक्वेंसी में किसी पॉपुलेशन की। तो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में या लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन में या फास्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में या फिर स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में। तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में। आइसोलेटेड होनी चाहिए और छोटी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये एक फैक्टर है किसके लिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऑपरेट करने के लिए। सो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।